हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने पीसीआर के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्लास कल हमने बात की थी पीसीआर की कि पीसीआर में हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले जो पीसीआर की फुल फॉर्म है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या हो रहा था इसमें, हम इसमें 3 स्टेप को फॉलो कर रहे थे और उसमें हम एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए की कॉपी वहाँ पे बना रहे थे। ये सारा हमने पढ़ लिया था। एक बार जो पीसीआर का जो डायग्राम है उसका हम एक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने कहा था पीसीआर में 3 स्टेप होते हैं, यानी कि 3 चरण होते हैं और इन्हीं 3 चरणों के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पे डीएनए की कॉपी बनती है। सबसे पहला जो चरण है वो है डीनेचुरेशन, जिसे हमने कहा था। सेकंड जो चरण है वो है एनिलिंग और तीसरा जो चरण है वो है इलोंगेशन। तो क्या हो रहा था इसमें, सबसे पहले डीनेचुरेशन में हमने क्या बात की थी। हमने कहा था कि हमारे पास हमें कुछ मटेरियल चाहिए पीसीआर के लिए। तो उसके बारे में हमने बात किया था कि कौन कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज़ हो रहा है। सबसे पहले हमने कहा हमें डीएनए का एक टेम्पलेट चाहिए, यानी कि एक पीस ऑफ डीएनए चाहिए जिसकी हमें कॉपी बनानी है। जिस डीएनए की या फिर जिस जीन की हमें कॉपी बनानी है उसका हमें एक पीस चाहिए। उसी के द्वारा हम क्या करेंगे, उससे बहुत सारी कॉपी वहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद हमने कहा था डीएनए पॉलीमरेज हमें एंजाइम चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे यूज़ किया था। जैसे हमने कहा था हमें प्राइमर की भी आवश्यकता होगी और न्यूक्लियोटाइड की भी यहाँ पे आवश्यकता होती है। 4 चीज़ें मेनली हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। सबसे पहले ये क्या है, ये हमारा जो है डीएनए टेम्पलेट था। डीएनए टेम्पलेट में क्या हुआ, डीनेचुरेशन किया गया, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर 90 से 94 डिग्री सेल्सियस हमने दिया और यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए जो डबल स्ट्रैंड था वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एक स्ट्रैंड यहाँ पे और एक स्ट्रैंड यहाँ पे, दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए हैं, अलग अलग यहाँ पे हो गए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, जो प्राइमर था। अब प्राइमर हमने क्या कहा था, प्राइमर हमने कहा था पीस ऑफ आरएनए, यानी आरएनए का एक पीस है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्राइमर है, प्राइमर जो डीएनए के जो स्ट्रैंड है, जो सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए के, वहाँ पे ये अटैच हो जाता है। कहाँ से अटैच होगा, 3 डैश एंड से। यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 डैश एंड से और यहाँ पे भी आप देखेंगे 3 डैश एंड से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्राइमर है वो अटैच हो गया है। अब यहाँ पे एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे क्या करेगा, डीएनए, तो ये सेकंड जो प्रोसेस हुई जहाँ पे प्राइमर ऐड हुआ उसे हमने क्या कहा, एनिलिंग कहा। अब यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड प्रोसेस में जब प्राइमर यहाँ पे ऐड हो गया था तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो डीएनए पॉलीमरेज था उसने अब यहाँ से आगे चेन बनानी शुरू कर दी, यानी कि यहाँ पे जो डीएनए का जो प्राइमर जुड़ा था वो तो सिर्फ इतने पीस पे जुड़ा था, इस पीस पे, सिर्फ इतने पीस पे जुड़ा था। यानी कि डीएनए का जो ये वाला पीस है, इस पीस को कंप्लीट करने के लिए अब जो डीएनए पॉलीमरेज है उसने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड को उठाया और यहाँ पे ऐड करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे हमें बहुत सारे क्या है, डीएनए की कॉपी मिल गई है। यहाँ पे हमें 2 कॉपी मिलेगी, एक तो हमें ये मिली और दूसरी हमें ये मिली। अब इसमें फिर से हमने पीसीआर की प्रोसेस की और हमें फिर से 1 और 2 मिला। इसमें भी हमने क्या की, पीसीआर की प्रोसेस की और हमें यहाँ पे 1 और 2 कॉपी मिल गई है। तो ये हमने पढ़ा था पीसीआर के बारे में। तो कल हमने बात की थी डायरेक्ट और वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर की। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आई थी, हमने एक हल्का सा इंट्रो देखा था डायरेक्ट और वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर का। तो क्या होता है डायरेक्ट और वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, जैसे ही नाम ही हमें बता रहा है वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, यानी कि यहाँ पे वेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था, मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है और उसका ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है और ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। अब हमारे पास 2 रास्ते आते हैं, या तो हम डायरेक्ट करें या फिर हम क्या करें, इनडायरेक्ट करें।
हमने कहा या तो हम डायरेक्ट ट्रांसफर करें किसका, या तो हम डायरेक्ट ट्रांसफर करें किसका, जो हमारा पीस ऑफ डीएनए। हमें क्या करना है, इस डीएनए को हमें ये वाला जो ए है, ये इंडिविजुअल ए और ये बी है, हमें क्या करना है, इंडिविजुअल ए का जो पीस ऑफ डीएनए है उसे इंडिविजुअल बी में हमें ट्रांसफर करना है। एक तो हमने डायरेक्ट कर दिया। अब जो डायरेक्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें वेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। जो इनडायरेक्ट होता है, ये क्या है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वेक्टर का यूज कर रहे थे और वेक्टर के थ्रू हम क्या कर रहे थे, जो पीस ऑफ डीएनए है वो किसी जीव जिसका नाम ए है उससे जो दूसरा जीव है जिसका नाम बी है उसमें डाल रहे थे। तो इनडायरेक्ट में हमने क्या किया, वेक्टर का यूज किया। ये क्या है, वेक्टर है। अब डायरेक्ट में हम क्या करेंगे, किसी वेक्टर का यूज नहीं करेंगे, किसी भी साधन का यूज नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो डीएनए है वो ए से बी में डाल देंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि जब हम डायरेक्ट डाल सकते हैं, जब हम पीस ऑफ डीएनए को डायरेक्ट इंडिविजुअल ए से जो इंडिविजुअल बी में डाल सकते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि हम वेक्टर का यूज कर रहे हैं, कहीं पे रेट्रोवायरस का यूज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो डायरेक्ट मेथड है उसमें जो एक्यूरेसी है, यानी कि परिणाम की जो शुद्धता है वो उतनी नहीं होती है। अभी जब आप डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड यूज हो रहा है उसमें हो सकता है कि हमें परिणाम मिले, यानी कि हो सकता है कि हमारा जो पीस ऑफ डीएनए है वो बी में चला जाए, हो सकता है कि ना जाए। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, इनडायरेक्ट का और डायरेक्ट का, यानी कि अगर हम किसी व्हीकल या फिर किसी साधन का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर उसका कंपैरिजन करें, अगर हम डायरेक्टली उस पीस ऑफ डीएनए को बी में, ए से बी में डाल रहे हैं, दोनों को कंपैरिजन करें तो जो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में जो परिणाम की जो शुद्धता है वो ज़्यादा होती है, यानी कि हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है किसमें, इनडायरेक्ट में। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो डायरेक्ट जो हम ट्रांसफर करते हैं जीन का, वो किस प्रकार से करते हैं, तो यही हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे। तो आप इसमें देखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ जीन ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल विदाउट यूजिंग अ वेक्टर। यानी कि ये क्या प्रोसेस है, जीन ट्रांसफर की, यानी कि जीन का स्थानांतरण करने की एक विधि है जिसमें हम वेक्टर का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे, दिस पॉसिबल बाय 4 इम्पॉर्टेंट मेथड, यानी कि हमारे पास 4 मेथड आते हैं। सबसे पहला मेथड ये क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। सेकेंड हमारे पास क्या आया, इलेक्ट्रोपोरेशन। थर्ड जो हमारे पास आया वो है कॉम्पिटेंसी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। चौथा जो हमारे पास आया वो है बायोलिस्टिक मेथड और जीन गन मेथड। यानी कि हमारे पास 4 विधियां आएंगी और इन 4 विधियों के द्वारा हम देखेंगे किस प्रकार से हम बिना वेक्टर का के जीन को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन चारों मेथड को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। चलिए, तो सबसे पहला जो मेथड हम यहाँ पे देखेंगे वो है इलेक्ट्रोपोरेशन। अब इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है, सबसे पहले आप ये जो इलेक्ट्रोपोरेशन है इस वर्ड को हम तोड़ के देखेंगे। क्या है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो यानी कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, यानी कि करंट से रिलेटेड है यहाँ पे इलेक्ट्रोपोरेशन। पोरेशन यानी कि पोर, यानी कि छिद्र, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और छिद्र, कुछ ऐसा ही ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है। तो आप जो बड़े बड़े जो वर्ड होते हैं उसे हम क्या करते हैं, उसे हम पहले तोड़ के देखते हैं कि क्या पता वर्ड्स को तोड़कर हमें इनकी मीनिंग समझ में आ जाए। तो इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है जिससे कि पोर्स जनरेट हो रहे हैं। अब कहाँ पे जनरेट हो रहे हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले हम क्या देखेंगे, हमने कहा कि ये हमारा पीस ऑफ डीएनए है। अब इसे जाना है किसी सेल के अंदर, ये है एक सेल और यहाँ पे जाना है। तो जो ये डीएनए है ये क्या है, कोई सेल है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है।
सेल मेम्ब्रेन है। अब क्या होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो नाम आपने देखे होंगे। हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, जिन्हें पानी से प्यार होता है। हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, जिन्हें पानी से प्यार नहीं होता है। अब डीएनए का जो पीस है वो कैसा है, वो है हाइड्रोफिलिक, यानी कि डीएनए का जो पीस है उसे पानी से प्यार है। अब जब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। किससे, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, यानी कि लिपिड। अब लिपिड क्या है, लिपिड और पानी का के जो कैरेक्टर हैं जस्ट अपोजिट है, यानी अलग अलग हैं। यानी कि जो हाइड्रोफोबिक होगा, जिसे पानी से प्यार नहीं होगा, वही क्या करेगा, लिपिड में एक लिपिड को क्रॉस कर सकेगा। और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो लिपिड को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये जो मेम्ब्रेन बनी है ये किससे बनी है, ये लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। अब इस लिपिड को क्रॉस करने के लिए डीएनए इसे क्रॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक मटेरियल है। अब इसमें क्या होता है, अब आप देखेंगे इसमें क्या होता है कि अब इस सेल में, ये जो सेल है, इस सेल में क्या होता है कि करंट, इसे करंट जनरेट कराया जाता है, यानी करंट दिया जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को दिया जाता है। यहाँ पे करंट जब सेल को दिया जाएगा तो क्या होगा, फिर सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होगी, फ्लक्चुएशन होगा। अब जब सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें फ्लक्चुएशन कैसे होगा, उसमें क्या होगा, यहाँ पे हल्के हल्के पोर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो सेल पहले ऐसी थी, अब आपको कुछ ऐसे देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यहाँ पे कुछ ऐसी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो पोर्स हैं, यही क्या है, यहाँ पे पोर्स हैं, यही यहाँ पे पोर हैं। तो ये जो पोर्स होते हैं ये बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में ये पोर्स खुले हैं, उसी टाइम पे अगर डीएनए यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि डीएनए यहाँ पे क्या है, पास हो गया है। अब क्या होगा, ये जो डीएनए है इन पोर्स के थ्रू यहाँ पे क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया, यहाँ पे अंदर क्या हो गया, चला गया है। तो यही होता है इलेक्ट्रोपोरेशन में, कि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, यानी कि करंट दिया जाता है सेल को। अब जब सेल को करंट दिया जाएगा तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी, उसमें सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे। जब छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे, अब ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, क्योंकि सेल फिर उसके बाद क्या होगी, अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी। ये क्या है, सेल की नॉर्मल स्टेट है। तो ये सेल क्या है, अपनी नॉर्मल स्टेट में आ गई है। और अगर इस बीच डीएनए यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो सेल होगी वो क्या होगी, रिकॉम्बिनेंट होगी। अगर यहाँ पे हमारा पीस ऑफ डीएनए नहीं जाता है तो यहाँ पे हमारी सेल रिकॉम्बिनेंट नहीं होगी। तो यही इस विधि में आपको बताया गया है, यही हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन इज अ टेक्निक दैट मे बी एक्सप्लेन बाय अ कंबाइनिंग द वर्ड्स इलेक्ट्रो एंड पोरेशन। यानी कि इन्होंने भी यही किया है कि इस वर्ड को दो भागों में डिवाइड किया है समझने के लिए। अब आप देखेंगे विच मीन्स टू मेक द पोर्स विद द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो पोर बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप डेफिनेशन, अब आप जब भी वर्ड पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन तो आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से या फिर किसी करंट की हेल्प से वहाँ पे पोर्स बनाने की विधि को, पोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हें हम पोर्स कहते हैं, और उसी पोर्स बनाने की विधि को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोपोरेशन कहा। नेक्स्ट आप देखेंगे द पोर्स आर क्रिएटेड इन अ सेल्स यूजिंग अ माइक्रोबायोलॉजिकल अप्रोचेस। तो यहाँ पे जब आप इमेज को देखेंगे, इमेज भी क्या शो कर रही है, आप यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहली कंडीशन आपको क्या दिखाई गई है, बिफोर पल्स, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी देने से पहले जो सेल का जो स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा था। ये क्या है, हमारी सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये छोटे छोटे क्या है, यहाँ पे डीएनए के पीसेस हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, पीस ऑफ डीएनए है। उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी दी गई, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया गया, अब यहाँ पे पोर्स हो गए हैं। अब आपको ये वाली इमेज जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स हो गए हैं, और यहाँ पे अंदर कुछ डीएनए के पीसेस भी यहाँ पे अंदर जा रहे हैं। और आफ्टर पल्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो जब हमने देनी बंद कर दी तो हमें फिर क्या होगी, सेल में जो पोर्स थे वो बंद हो गए हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा डीएनए है वो अंदर इंसर्ट हो गया है।
तो ये सबसे पहली विधि होती है कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किसी वेक्टर का यूज़ नहीं किया बल्कि किसका यूज़ किया है, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे यूज़ किया है। तो आप क्या करेंगे, आपने जो इलेक्ट्रोपोरेशन है उसकी डेफिनेशन भी नोट करनी है, साथ में आपने यहाँ पे डायग्राम भी नोट करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आती है, कॉम्पिटेंसी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम वर्ड्स पे ध्यान देंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉम्पिटेंसी यानी कि कुछ कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है, प्रतिस्पर्धा से रिलेटेड है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, इससे पहले आप पढ़ेंगे डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। मैंने आपको क्या बताया था, डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, अगर हम कहें तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, वाटर लविंग, यानी कि जिसे पानी से प्यार है, जो पानी में क्या करेगा, जो पानी में ट्रैवल कर सकता है। तो आप क्या देखेंगे, विच मीन्स इट लाइक्स टू मिक्स विद वाटर। यही आपको मैंने बताया है कि वाटर लविंग का क्या मतलब है, कि जिसे क्या है, पानी के साथ मिक्स होना है, वो उसे पानी के साथ मिक्स होना पसंद है। उसके बाद आप देखेंगे, हाउएवर अ बैक्टीरिया हैव अ सेल मेम्ब्रेन्स दैट आर फुल ऑफ लिपिड। अब क्या होती है, अगर बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो किससे बनी हुई होती है, लिपिड से बनी होती है, विच मेक इट वेरी हार्ड फॉर डीएनए टू पास थ्रू देम एंड इनटू द सेल। क्या होता है यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड से बनी हुई होती है। अब जब लिपिड से बनी होगी तो जो पीस ऑफ डीएनए है वो लिपिड को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे, कॉम्पिटेंट सेल्स आर दोज whose membrane have been altered to make them more porous। यानी कि यहाँ पे कुछ कॉम्पिटेंट सेल्स यहाँ पे होती हैं जो यहाँ पे कुछ पोर बनाने में यहाँ पे हेल्प करती हैं। यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, सेल्स में पोर बनेंगे, छिद्र बनेंगे, और उसी के द्वारा यहाँ पे क्या होगा, जो डीएनए है वो एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, केमिकल कॉम्पिटेंस इज कॉमनली ब्रॉट अबाउट बाय इंक्यूबेटिंग बैक्टीरिया ऑन आइस इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ कैल्शियम क्लोराइड। अब सबसे पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पे, ये हमारा पहला स्टेप है। ये तो आपको बताया गया है कि पानी क्या है, डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक है, जिसे क्या है, हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग है। सेकेंड बात आपको ये बताई गई है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है, इसलिए डीएनए वहाँ पे इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या आता है कि अब हमने क्या किया कि उस जो सेल थी, सेल को कहाँ पे रखा, आइस में रखा। सेल को कहाँ पे, आइस में रख दिया है, और उसमें क्या है, कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर दिया है। क्या किया आपने, सबसे पहले जो सेल थी, सेल को आइस में रखा, उसमें कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर दिया है। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, the positive charge of the calcium ion neutralize the negative charge on the bacterial lipid bilayer and DNA। अब क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और लिपिड बाइलेयर एंड डीएनए भी क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। अब हमने कहा था कि यहाँ पे प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रलाइज करेंगे। उसके बाद आपने ये देखा, जो नेक्स्ट जो स्टेप होता है, नेक्स्ट द बैक्टीरिया आर ट्रीटेड टू अ हीट शॉक। अब क्या होगा, पहले तो हमने आइस में रखा और उसमें क्या कर दिया, कैल्शियम क्लोराइड को वहाँ पे ऐड कर दिया। अब जो कैल्शियम के जो आयंस है वो क्या करेंगे, कंपटीशन कर रहे हैं यहाँ पे किसके साथ, डीएनए के साथ। इसीलिए इस मेथड को हमने कॉम्पिटेंसी कहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कैल्शियम के आयन है वो किसके साथ कंपटीशन करेंगे, डीएनए के साथ करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया, आप सेल को हमने आइस से हटा करके हमने आप इसे हीट शॉक दिया। हीट शॉक देके क्या हुआ, टिपिकली दे आर ब्रीफली सब्जेक्टेड 42 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, ये 42 डिग्री सेल्सियस है, ये है 42 डिग्री सेल्सियस। यानी कि क्या हुआ, अब बैक्टीरिया को हीट शॉक दिया गया यहाँ पे 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आप देखेंगे, बिफोर रिप्लेसिंग डैम ऑन आइस दिस स्टेप इज ऑल्सो हेल्प्स टू मेक अ बैक्टीरिया मोर पोरस टू एक्सटर्नल डीएनए। क्या हुआ, हीट शॉक देके, हीट शॉक देके वही हुआ जब हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक शॉक दिया था।
इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक दिया था। इलेक्ट्रिक शॉक देके क्या हुआ, यहाँ पे सेल में पोर्स बने, छोटे छोटे छिद्र बने। अब इस वाले स्टेप में हमने क्या किया, हीट शॉक दिया। हीट शॉक देके भी क्या होगा, छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे सेल पे, जो क्या करेंगे, अब वो क्या करेंगे, डीएनए की एंट्री के लिए रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि डीएनए कहाँ से एंटर हो रहा है, जहाँ से पोर्स बने हुए हैं, एंड इंक्रीज द चांस टू सक्सेसफुल अपटेक ऑफ द प्लाज्मिड। नेक्स्ट आप देखेंगे, दिस प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक फॉरेन डीएनए इनटू अ होस्ट इज नोन एज अ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने सेल को आइस में रखा, उसे कैल्शियम क्लोराइड से हमने क्या किया, उसे ट्रीट किया। तो क्या हुआ था यहाँ पे, जैसे एक ये सेल है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, कोई भी सेल हो सकती है। अब इस सेल को जब हमने हीट शॉक दिया था तो यहाँ पे जब हुआ कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ पे जब कैल्शियम क्लोराइड को ऐड किया गया तो कैल्शियम क्लोराइड से यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम के आयन बन गए। कैल्शियम क्लोराइड से क्या हुआ, यहाँ पे जो डीएनए था, अब यहाँ पे क्या है, प्लस पीस ऑफ डीएनए है, तो ये पीस ऑफ डीएनए क्या हुआ, यहाँ पे अटैच हो गया, कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन पे। अब जब इसे हीट शॉक दिया गया तो कुछ यहाँ पे पोर्स बन गए। अब यहाँ पे कुछ पोर्स ऐसे बन गए हैं। अब जब पोर्स बन गए हैं तो ये जो डीएनए है वो अंदर इंसर्ट हो गया है, जो बाहर से चिपका हुआ था। यही इस प्रोसेस में हो रहा है और यही इस प्रोसेस के थ्रू आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो सारी जो प्रोसेस आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक शॉक दिया था, जिसे हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोपोरेशन कहा था। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कर रहे थे। वो क्या रहा है, जो सेल है, सेल में क्या बन रहे हैं, छोटे छोटे छिद्र बन रहे हैं। नेक्स्ट में हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो सेल है, सेल में पोर्स बन रहे हैं, छोटे छोटे छिद्र बन रहे हैं। पर डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, सेल को आइस में डाला, बर्फ में डाल दिया और कैल्शियम क्लोराइड से उसे क्या किया दिया, ट्रीट किया। जब कैल्शियम क्लोराइड से उसे ट्रीट किया तो जो डीएनए का जो पीस था वो सेल के ऊपर से वो उससे अटैच हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेप में उसे हीट शॉक दिया जाता है। ये क्या है, सेकंड स्टेप है, क्योंकि इसे हीट शॉक दिया जाता है, यानी कि 42 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे तापमान उस सेल को दिया जा रहा है। आप याद रखेंगे, पहले बर्फ में डालेंगे, उसके बाद उसे बर्फ से निकाल के 42 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे उस सेल को देंगे। इससे क्या हुआ, वहाँ पे पोर्स बन जाएंगे। पोर्स बन जाएंगे, जैसे ही पोर्स बने तो जो डीएनए सेल के ऊपर अटैच हुआ था वो अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, फिर से उस सेल को क्या करेंगे, आइस में रख देंगे, बर्फ में रख देंगे। क्यों, ताकि वो जो पोर्स है वो बंद हो जाए। 3 प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, पहले बर्फ में रखा, फिर उसे हीट शॉक दिया और तीसरा फिर से उसे बर्फ में रख दिया। लेकिन आपको ये याद रखना है कि एज अ कॉम्पिटिटर यहाँ पे क्या था, कैल्शियम क्लोराइड था। कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे क्या था, कॉम्पिटिटर था यहाँ पे। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी हमने क्या किया, किसी भी फैक्टर का यूज हमने यहाँ पे नहीं किया है। तो क्लास, आज हमने पढ़ा वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।